नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति के द्वारा रचित व्याख्या भाग। इससे पहले हमने सेनापति से संबंधित पदों की व्याख्या की। वो उनकी श्री राम की भक्ति से संबंधित पद थे और आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे वो उनके प्रकृति वर्णन के अंतर्गत आने वाली ऋतु वर्णन से संबंधित कविता है। सेनापति संपूर्ण रीतिकाल में अपनी राम भक्ति और ऋतु वर्णन के लिए विख्यात कवि रहे हैं। ऋतु वर्णन के अंदर इन्होंने बसंत ऋतु वर्णन, ग्रीष्म ऋतु वर्णन, शीत ऋतु वर्णन, हेमंत ऋतु वर्णन, इनके अलावा ऋतुओं के संधि काल समय का वर्णन भी किया है। अर्थात दो ऋतुओं का जो संधि काल के बीच का समय होता है उसका वर्णन भी इन्होंने अत्यंत सजीवता के साथ अपनी काव्य रचनाओं में किया है। इनकी ऋतु वर्णन की व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य में संकलित रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि सेनापति के द्वारा रचित ग्रंथ कवित रत्नाकर की तृतीय तरंग षड ऋतु के ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत किया गया है। सेनापति रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त माने जाते हैं। भारतीय साहित्य में प्रकृति का साहित्य से घनिष्ठ संबंध रहा है। रीतिकाल में प्रकृति के आलंबन उद्दीपन चित्रण को प्राथमिकता मिली, किंतु सेनापति ने रीति निर्वहन के साथ प्रकृति का स्वतंत्र और मानवीकरण रूप में चित्रण किया। इन काव्य पंक्तियों में सेनापति ने ऋतुराज बसंत का एक राजा की भांति चित्रण किया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। बरन बरन का अर्थ होता है विभिन्न रंग के, अलग अलग प्रकार के रंग के। यहाँ पर एक ही शब्द बरन जो है वो दो बार आ रहा है। तरु का अर्थ होता है पेड़। बरन बरन विभिन्न रंग के तरु पेड़ वृक्ष। बरन बरन तरु फूले उपवन बन। सेनापति बसंत ऋतु का चित्रण रात से ठाठ बाट के साथ करते हुए लिखते हैं कि प्रकृति में ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन एक राजा की भांति हो रहा है। बसंत के आने से प्रकृति में भांति भांति के वृक्ष हरे भरे हो उठे हैं। डंठल बनी डालियों पर हरितिमा छा गई है और भांति भांति के फूल उपवन वनों में खिल रहे हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। भांति भांति के फूल उपवन वनों में खिल रहे हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियत है। विविध वर्णी वृक्ष एवं खिले फूल ही ऋतुराज बसंत की चतुरंगिणी सेना है। चतुरंग का अर्थ क्या है? चतुरंगिणी सेना। बंदल जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है। बंदल, बंदल का जो अर्थ होता है वह होता है बंदी। जो राजा का गुणगान करने वाले चारण भाट कवि होते हैं उनका यहाँ पर कवि ने कहा है बंदल जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है। जैसे किसी राजा के आगमन पर चारों ओर जो चारण और भाट कवि होते हैं वो उनकी अगुवाई करते हैं विरुदावली गाकर, ठीक उसी तरह बसंत की अगुवाई जो कोकिल है, कोयल है, वह विरुदावली गाकर उनके बसंत का आगमन कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। बसंत के आगमन से भंवरे फूलों का रसपान करते हुए गुनगुनाकर बसंत का गुणगान कर रहे हैं। गुंजत गूंजते हुए, मधुप भ्रमर, भ्रमर जो हैं वो गूंजते हुए गुंजायमान होकर रसपान करते हुए गुनगुनाकर बसंत का गुणगान कर रहे हैं। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई पहुपन पुष्प सुबास सुगंध। और चारों ओर इधर उधर पुष्पों की खुशबू है वो व्याप्त हो रखी है, फूलों की सुगंध है वो चारों ओर व्याप्त हो रखी है। सौंदे के सुगंध मांझ सने रहियत है।
बसंत रात सौंधी खुशबू में सना हुआ है, आकंठ निमग्न है, सौंदे के सुगंध सौंधी खुशबू, मांझ बीच में सने रहियत है, सने हुए हैं। कि बसंत रात जो है वो सौंधी खुशबू में सने हुए हैं। बसंत आगमन पर संपूर्ण पृथ्वी ही बसंत में सुगंध में हो गई है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु में फल फूल पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूलों और बसंत के प्रभाव की शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। शोभा को समाज की जो बसंत ऋतु की सभा है, समाज है, उसकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। इस प्रकार प्रकृति के बीच ऋतुराज बसंत का रात से ठाठ बाट के साथ आगमन हो रहा है। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे, प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप करके उसका मानवीकरण रूप में चित्रण किया गया है। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण आलंबन रूप में प्रभावी बन पड़ा है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उदाहरण अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण क्योंकि संपूर्ण पद्यांश के अंदर प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश वर्ण के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। कि जो बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, इसके अंदर की जो चारण और भाट कवि होते हैं वो अपने राजा की अगुवाई विरुदावली गाकर करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार कोयल है, वो विरुदावली गाकर बसंत का स्वागत कर रही है। तो यहाँ कवि ने कोयल का उदाहरण दिया है, तो उदाहरण अलंकार है। अनुप्रास, पुनरुक्ति और उदाहरण मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। रीतिकालीन विलासी दरबारी जीवन का अप्रत्यक्ष रूप से चित्रण हुआ है। भाषा में ध्वन्यात्मकता विद्यमान है। श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, अलंकारिक शैली है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या के अंदर प्रसंग वही रहेगा जो अपना पुराना प्रसंग था, पूर्ववत प्रसंग रहेगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर। मलय समीर का अर्थ है मलयगिरी की ठंडी सुगंधित हवा, मलय पर्वत से आने वाली ठंडी सुगंधित हवा। सौरभ का अर्थ है सुगंध युक्त, खुशबू युक्त। धरण धीर का अर्थ है धैर्य धारण करना। सरवर नीर जन मज्जन के काज के। सरवर का अर्थ है तालाब और मज्जन का अर्थ क्या है, स्नान करना। ऋतुराज बसंत के जन जीवन में प्रभाव का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर। बसंत के आगमन पर प्रकृति में मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी व सुगंधित हवा शुभ संदेश लेकर आती है और धैर्य धारण करने का संदेश देती है। सरबर नीर, सरबर तालाब, मज्जन नहाना। सरबर नीर जन मज्जन के काज के। तालाबों में जमा हुआ स्वच्छ निर्मल जल मनुष्यों के नहाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज। मधुकर भ्रमर पुंज समूह, भ्रमरों का समूह, मंजुल सुंदरता के साथ। यत्र तत्र खिलने वाले फूलों से भंवरों के समूह रसपान के लिए गुंजायमान करने लगते हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के। कुंज वृक्षों के जो कुंज होते हैं उनका सुधरत कुंज सम समान सदन समाज के। कि सामान्य जनजीवन बसंत ऋतु में अपने कुंज समान घरों को सुधारने लगते हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी। बसंत में प्रेम विरह में दग्ध वियोगी अपने प्रिय से मिलने के लिए और भी बेचैन हो उठते हैं। जोग के सके न जोगी। ईश्वर की साधना में लीन योगी मनुष्य भी बसंत के प्रभाव से अछूते नहीं रहते हैं। तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन में चारों तरफ दृष्टिपात करने पर इन्हें प्रेम योगी ही विहार करते हुए दिखाई देते हैं। सघन तरु लसत। सघन तरु, तरु का अर्थ क्या होता है, पेड़। सघन का अर्थ होता है गहरा, गहरे पेड़।
सघन तरु लसत, चारों तरफ सघन वृक्ष जो है वो सुशोभित होते हैं। लसत शोभायमान होना, सुशोभित होना। बोले पिक कुल सत, पिक कुल कोयलों के समूह, कोयल के सैकड़ों समूह अपनी मधुर लय राग छोड़ देते हैं। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के, ये हृदय हुलसत प्रसन्न हो जाना। ऋतुराज के आने से सभी के हृदय हैं वो प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में बसंत ऋतु की सुंदरता, मोहकता और जन जीवन में पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से प्रकृति का उद्दीपन चित्रण हुआ है। पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की कोमल सामासिक पदावली, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, माधुर्य गुण से युक्त अनुप्रासिक सौंदर्य जैसी विशेषताएं उजागर होती है। संपूर्ण पद में अनुप्रास का बखूबी निर्वाह हुआ है। कवित्व छंद है, शैली वर्णनात्मक और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। उसके अंदर लिखा है जेठ नजीकाने सुदरत खसकाने तल। जेठ नजीकाने ज्येष्ठ का महीना, नजीकाने नजदीक आना, सुदरत खुसकाने तल। इसके अंदर क्या है, कवि ने बसंत ऋतु की जगह ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। तो यहाँ हमें अपने प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। जहाँ हमने बसंत ऋतु का लिखा था पहले वाले प्रसंग में, उस बसंत ऋतु की जगह हमें इसके अंदर क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु। हम क्या करेंगे, सेनापति ने ऋतु वर्णन के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु से त्रहमान जनजीवन और ग्रीष्म की भीषणता से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन किया है कि सभी जीव ग्रीष्म में ठंडे पानी और अमृत रस की तलाश में रहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में जेठ नजीकाने सुदरत खसकाने तल। कवि कहता है कि जैसे ही ज्येष्ठ का महीना नज़दीक आने लगता है, नजीकाने नज़दीक आना, जैसे ही ज्येष्ठ का महीना नज़दीक आने लगता है, सुदरत खसकाने तल, वैसे ही ग्रीष्म का दारुण प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होने लगता है। ताख तहकाने के सुधारी झारियत है। झारियत का अर्थ होता है झाड़ना। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अपने घरों, तल घरों, तहखानों की सार संभाल करने लगते हैं और उन्हें झाड़ने फूंकने लगते हैं, उनकी साफ सफाई करने लगते हैं। होती है मरम्मती विविध जल संतरण की। मरम्मती का अर्थ होता है मरम्मत करना, और जल जंतरण के जल प्रदान करने के जो साधन होते हैं वो विविध का अर्थ है विविध प्रकार के। जनजीवन अपने घरों की ऊंची छतों पर ठंडा जल पहुंचाने के लिए विविध जल यंत्रों की मरम्मत करने लगता है। ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है। ऊंचे ऊंचे अटा का अर्थ है महल। ऊंचे ऊंचे महलों में वो अमृत रूपी जल पहुंचाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने लगते हैं। सुधारियत सुधारने लगते। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा सजी। अतर का अर्थ है इत्र। इत्र यानी जो सुगंधित पदार्थ होता है वो अतर, इत्र। गुलाब अर्गजा, अर्गजा का अर्थ होता है अगरबत्ती। एक फूल विशेष होता है अगरबत्ती। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी। कवि कहता है कि भीषण गर्मी से बचने के लिए इत्र, गुलाब और अर्गजा यानी अगरबत्ती के हार बनाकर खरीद कर लोग अपने अपने घरों में रखने लगते हैं। सार तार हार मोल लेके धारियत है रखने लगते हैं। कि सेनापति कहते हैं कि लोग अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए इत्र, गुलाब और अर्गजा खरीद कर मोल करके लेके आते हैं और अपने घरों में उन्हें रख देते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सिरे सब, राज भोग काज साज यो संहारियत है। सार का अर्थ जो होता है वह होता है लोहा। बासर, बासर लोहा। यहाँ पर कवि कहता है ग्रीष्म के बासर बराइवे को सिरे सब, राज भोग काज साज यो संहारियत है।
कि ग्रीष्म के दिनों में सूर्य देवता दारुण किरणें बरसाने लगते हैं जो सबको जलाती है। इसलिए सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए सामान्य जनजीवन ही प्रयास नहीं करते हैं। राजा महाराजा और भोगी भी अपने अपने महलों को सजाने लगते हैं और स्वयं को ठंडा बनाने और ठंडक पाने के लिए जल यंत्रों और इत्र गुलाब इत्यादि की सार संभाल करने लगते हैं। ये इसकी व्याख्या है। अब हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में हम लिखेंगे नंबर 1, रीति काव्य के अनुसार ग्रीष्म की भीषणता का व्यापक वर्णन है। ग्रीष्म की जगत व्यापी प्रभाव और उससे बचने के लिए जनजीवन में किए जाने वाले विविध उपायों का यथार्थ चित्रण हुआ है। संपूर्ण पद में अनुप्रासिकता का सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। माधुर्य गुण और लक्षणा शब्द शक्ति की सुंदर व्यंजना हुई है और मनहरण कवित छंद का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसके अंदर भी कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, तो इसके अंदर जो प्रसंग है वह पूर्ववत ही रहेगा अपने। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। सेनापति ग्रीष्म के प्रभाव को दर्शाता हुआ कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य देव इतनी भीषण गर्मी बरसाते हैं कि धरती और आकाश के ओर छोर जलने लगते हैं। क्षिति धरती, अंबर आकाश की आकाश और धरती के ओर छोर जलने लगते हैं। तिर तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तिर तरबर, तरबर का अर्थ जो होता है वह होता है पेड़ पौधे। तीर छोटे और तरबर बड़े। धरती के हरे भरे छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे अपना रूप खो बैठते हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। ज्येष्ठ आषाढ़ की जला देने वाली भीषण गर्मी में शरीर से इतना पसीना छूटता है कि एक पल के लिए भी सूख नहीं पाता है। पसीने के निरंतर बहने को देखकर ऐसा लगता है मानो कि भाद्रपद के शुक्ल महीने में मेघ भीषण वर्षा कर रहे हो। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले कि भाद्रपद के महीने में जैसे कि निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई हो। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। ऐसे लगता है जैसे कि इस समय में उठने वाले बादल है वो शरीर पर थोड़ा बहुत छिड़काव करते हैं। दारुनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब। भीषण ग्रीष्म ऋतु में सूर्य देव दारुण स्वरूप में क्रोधित होकर जलने लगते हैं। दारुनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब, जिससे नदी, तालाबों, नालों इत्यादि का पानी सूख जाता है। दारुनी तरनी, तरनी पृथ्वी, नदी का पानी है वो सूख जाता है। पानी सूख जाने से नदियां भी मानो सुख पाती है कि चलो बहने से मुक्ति मिली। सीरी धन छा है चहिबोई चित्त धर्यो है। ग्रीष्म की भयावहता से छुटकारा पाने के लिए लोग घनी ठंडी छाया ढूंढते हैं और वे घनी ठंडी छाया पाकर आराम पाने की इच्छा रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। सम समानता करना और ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु की समानता वर्षा ऋतु से करना। यहाँ पर सेनापति अपनी कविता की चतुराई की स्वयं प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि देखो मैंने मेरी कविता की चतुरता तो देखो, एक ही पद में ग्रीष्म की भीषणता को वर्षा के समान भीषण कर दिखाया है। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे ग्रीष्म की भयंकरता, दारुणता एवं सूर्य के क्रोध से गर्मी बरसाने का प्रभावी अंकन हुआ है। ग्रीष्म से निकलने वाले पसीने में वर्षा की झड़ी लगाने का वर्णन अत्यंत प्रभावी और रीति काव्य के अनुरूप बन पड़ा है। ग्रीष्म एवं वर्षा का संधि स्थल मर्मस्पर्शी है। संपूर्ण पद में अर्थ श्लेष एवं शब्द श्लेष का सौंदर्य मंडित है। श्लेष सेनापति का प्रिय अलंकार रहा है। नदी सुख पावे
पद लाक्षणिक और व्यंग्यपूर्ण है क्योंकि पानी के अभाव में नदी सूख नहीं पाती है अपितु सूख जाती है। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण एवं अनुप्रासिकता है। मन हरण कवित छंद की रमणीयता देखते ही बनती है। ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कर्यो है में उपमा अलंकार है, वर्णन और अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर पद्माकर का जीवन परिचय और पद्माकर के द्वारा रचित कविताओं की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।